हेलो स्टूडेंट, ये आपका बीकॉम का टैक्स का पेपर है फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में 2022 का क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशंस जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर है उसमें है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट, उसके बाद है इक्वली लाइकली इवेंट, उसके बाद जो है फिर आपका आता है कि जो अजम्पशन और एप्लीकेशन बतानी है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की, फिर है रिलेशन बिटवीन बाइनोमियल पॉइसन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका फर्स्ट पार्ट था जो कि कंपल्सरी में था। सेकेंड क्वेश्चन आपका है रैंक कॉरिलेशन निकालना है इनके बीच में। थर्ड में आपको प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर जो है उस पर शॉर्ट नोट लिखना है, मल्टीपल और पार्शियल कॉरिलेशन पर। थर्ड मतलब फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, ये आपको फादर और सन की हाइट दी हुई है, इसमें आपको जो है रिग्रेशन लाइन बतानी है। फोर्थ इस क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट और रिग्रेशन इक्वेशंस के बारे में बताना है। सिक्स क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है। सेवेंथ में आपका फिर ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ जाता है कि 3 पॉइंट्स को इकट्ठा टॉस किया जाता है, प्रोबेबिलिटी बताइए कि 2 हेड और 1 टेल आएंगे। फिर उसके बाद जो है ना प्रॉपर्टीज बतानी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, और फिर है कि अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल दिया हुआ वैल्यू बताइए मीन और वैल्यू। ये क्वेश्चन है। अब देखिए आपका यहाँ पर है आपका इसका सोल्यूशन। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि आप बताइए कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है। जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है उसको हम कहते हैं आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी कि जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है उसका स्क्वायर। The concept of coefficient of determination used for the interpretation of coefficient of correlation and comparing the two or more correlation coefficient। जब दो या दो से ज़्यादा correlation coefficient को कंपेयर किया जाता है तो वहाँ पर हम coefficient of determination को यूज़ करते हैं। ये coefficient of determination के लिए फॉर्मूला है R square is equal to एक्सप्लेन वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है प्रॉपर्टीज बताइए रिग्रेशन कोएफिशिएंट की। रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है ना उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट बेटे आपके होते हैं कि जो आपका ये है VYX और VXY, इनको रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कहा जाता है। सबसे पहले है कि जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स जो होते हैं यदि हम उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं यानी कि उनकी मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेते हैं तो वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन क्या है कि दोनों कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है ना उनके अलजेब्रिक साइन सेम होते हैं, यानी कि यदि VYX पॉजिटिव है तो VXY भी पॉजिटिव रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि आपका VYX जो है इसकी वैल्यू है पॉजिटिव तो VXY जो है ना वो भी आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और जब ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो R की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। यदि ये VXY नेगेटिव है, R की मतलब VXY भी नेगेटिव है तो R की वैल्यू भी नेगेटिव रहेगी, इसीलिए हम इसके बाहर प्लस माइनस का साइन डालते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल हैव द सेम साइन दैट ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है ना जो उनके साइन होंगे वो भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट के साइन होंगे। जो यदि आप R की वैल्यू निकालते हैं तो जो आपका कोएफिशिएंट कोरिलेशन है उनका अर्थमेटिक मीन जो है ना वो या तो R से के बराबर होता है या R से बड़ा होता है। इज इट क्लियर? ये तो ये था। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट कौन से होते हैं? देखो बेटे प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि जब कोई भी इवेंट जो है ना उनको इक्वली लाइकली कहा जाता है यदि उन दोनों की हैपनिंग के चांसेस जो है ना वो बराबर बराबर रहते हैं। यानी कि जो मतलब जैसे आपने एक सिक्का उछाला, हेड और टेल आने के चांसेस जो है ना वो बराबर है कि हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 है 1/2 है, तो इनको इक्वली लाइकली इवेंट कहा जाता है। जैसे कि एक डाइस उछाली जाती है कि 1 आने के 2, 3, 4, 5, 6 आने के चांसेस क्या होते हैं 1/6 होते हैं, तो इनको इक्वली लाइकली इवेंट कहा जाएगा। फिर उसके बाद है अजम्पशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अजम्पशन और एप्लीकेशन क्या क्या है। ये इसकी अजम्पशन है और ये इसकी एप्लीकेशन है। द नंबर ऑफ इवेंट
कैन बी काउंटेड। जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कितने इवेंट्स होंगे उनको काउंट किए जा सकते हैं। अकरेंस ऑफ इवेंट जो है ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं। एवरेज रेट ऑफ एट विच इवेंट्स अकर कैन बी कैलकुलेटेड। बोथ द इवेंट्स कैन नॉट बी अकर एग्जैक्टली एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि दोनों इवेंट एक टाइम में घटित नहीं हो सकते। फिर उसके बाद ये इसकी एप्लीकेशन है भी द पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल gives the probability of a number of events occurring in the fixed interval of time. Poisson distribution is a limiting form of the binomial distribution। मतलब पॉइजन और बाइनोमियल जो है ना वो एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं कब, यदि n जो है ना नंबर ऑफ ट्रायल वो इन्फिनिट हो, यानी कि लार्ज नंबर में हो। दूसरा है कि p की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है ना वो बहुत ही कम है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। और तीसरा होता है द एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस ऑफ NP इज इक्वल टू द पॉजिटिव फाइनाइट क्वांटिटी, यानी कि NP यदि m के बराबर है तो बाइनोमियल और पॉइजन एक दूसरे के बराबर होंगे। थर्ड आपका फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन में था कि रिलेशन बताना है आपको बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। जो मैंने अभी तक आपको कराया ये आपका जो है ना फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन था। तो सबसे पहले रिलेशन बाइनोमियल और नॉर्मल में करेंगे, फिर बाद में रिलेशन जो है ना पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे। बाइनोमियल और नॉर्मल में जो आपका रिलेशन है वो क्या है कि n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ना तो p की वैल्यू बहुत ही छोटी है ना q की वैल्यू बहुत ही छोटी है, तो ये आपका बाइनोमियल और पॉइजन का डिफरेंस हो जाता है। इसी तरीके से पॉइजन और नॉर्मल में डिफरेंस हो जाता है, वो सॉरी रिलेशन आ जाता है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं कब, जब जो है ना जो आपका पैरामीटर m जो है वो बहुत ही इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि m यदि इंफिनिटी तक चला जाता है। तो ये था आपका अब तक का कंपल्सरी क्वेश्चन। अब आपका आ जाता है जो आपका ऑप्शनल है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें कि आपको रैंक कॉरिलेशन के बारे में बताना था कि रैंक कॉरिलेशन क्या है। x और y की ये वैल्यूज़ आपको गिवन हुई हैं। आपने क्या करना है, पहले x की वैल्यू गिवन है, दिस इज नॉट गिवन द r। कई बार रैंक ऑलरेडी गिवन होता है, वो आपको स्टेटमेंट पढ़ के पता चल जाता है। यहाँ पर हम इनको रैंक जो है ना असाइन कर देंगे। जो रिपीटेड वैल्यूज जो है ना उनका रैंक का एवरेज ले लेते हैं। जैसे कि 28 को 1 दे दिया, फिर उसके बाद जो है ना तो मतलब जैसे जैसे हम मतलब हमारी वैल्यूज छोटी होती चली जाती है वैसे वैसे रैंक हम देते चले जाते हैं। यदि आपको रैंक देखना है तो मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है जिसमें कि हमने रैंक कॉरिलेशन बहुत अच्छे से कराया हुआ है कि किस तरीके से आप रैंक असाइन कर सकते हैं। आप वहाँ से दे सकते हैं, उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेंड कर दूँगी। तो आपने ऐसे ही R1 और R2 दोनों को रैंक असाइन कर दिया, फिर आपने डिफरेंस निकाला। डिफरेंस क्या होता है R1 माइनस R2, तो उसके बाद जो है ना डी का स्क्वायर निकाल लिया। अब आपने फार्मूला लगाना है। फार्मूला में आपको क्या करना है कि जो यदि आपका रैंक रिपीटेड है, जैसे अब यहाँ पर 2 बार रैंक रिपीटेड है, ये देखिए आपको स्पष्ट दिखाई दे देगा कि आपकी जो रैंक की वैल्यू है वो 2 बार रिपीटेड है। एक बार यहाँ पर 7.5 है, एक बार यहाँ पर 7.5 है, ठीक है ना। इसी तरीके से R2 में देखिए तो एक बार 5.5 है, एक बार 5.5 है, तो 2 बार आपका रैंक रिपीट है। तो इसका मतलब है कि आपको R की वैल्यू जो है ना यहाँ पर फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक, समीशन डी स्केयर 1/12 m क्यूब माइनस x प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m और m क्यूब माइनस n, इसकी वैल्यू पुट करके आप इसका आंसर निकालेंगे। उसके बाद आपका था शॉर्ट नोट प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर में। ये प्रोबेबल एरर है, प्रोबेबल एरर का ये आपका फॉर्मूला हो गया, आप इसके नोट कर सकते हैं यहाँ से। ये आपका फिर स्टैंडर्ड एरर हो गया और स्टैंडर्ड एरर का ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद ये प्रोबेबल एरर के आपके यूजेज आ गए, जो आपसे पूछा गया है सिर्फ उतना ही आपको लिखना है। आप इसकी यहाँ से पॉज करके पूरे के पूरे नोट डाउन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि आपको मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन के बारे में बताना है। ये मल्टीपल कोरिलेशन है जिसमें कि हम 3 और 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स जो है ना उनके बारे में स्टडी करते हैं। नीचे वाला आपका पार्शियल कोरिलेशन है जिसमें हम स्टडी तो 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी 2 वेरिएबल्स जो है ना उनको वेरिएबल माना जाता है, अदर वेरिएबल्स को यहाँ पर कॉन्स्टेंट माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है कि यहाँ पर फादर और सन की हाइट दी हुई है। ये ऊपर आपसे मैंने 15 नंबर के 2 क्वेश्चन करा दिए। अब ये आपका थर्ड क्वेश्चन है 15 नंबर का, जिसमें कि फादर और सन की हाइट दी हुई है। आपको मतलब कैलकुलेट करनी है, यानी कि एस्टिमेट हाइट बतानी है सन की, जबकि फादर की हाइट की है ना वो
67.5 इंचज़ है। तो यहाँ पर पहले हम एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे। मान लीजिए हमने फादर की हाइट को x माना है और सन की हाइट को y माना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो है ना, ये आपका मतलब x हो गया, ये y हो गया, हमने इसका मीन निकाला। मीन जो है ना वो हमारा देखा हमने फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसलिए हम फ्रैक्शन में ना लेके मतलब एक्चुअल मीन से नहीं डेविएशन लेंगे, हम एज्यूम मीन से डेविएशन ले लेते हैं। हमने x में एज्यूम मीन ले लिया 68 और y में भी एज्यूम मीन ले लिया 68। उसके बाद जो है ना हमने स्मॉल x यानी कि dx निकाला, वो क्या होता है x माइनस एज्यूम मीन ऑफ x। फिर इसी तरीके से dy निकाला, y माइनस एज्यूम मीन ऑफ y। उसके बाद इनका स्क्वायर निकाला, dx का स्क्वायर निकाला, dy का स्क्वायर निकाला, d और y और dx को मल्टीप्लाई करके इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया। हमारा by(x) यानी कि जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन y और x है उसका फॉर्मूला है n समीशन dx dy माइनस समीशन dx इंटू समीशन dy डिवाइडेड बाय n समीशन dx स्क्वायर माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर ये dx dy जो है ना, इसका मतलब क्या है कि ये जो dx और dy है इसका समीशन है। यहाँ पर क्या है समीशन dx यानी कि जो ये समीशन dx है 2, ये और समीशन dy जो ये dy है 4, इनकी मल्टीप्लाई। ऐसे करके इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको फॉर्मूला का। ये लिखने के बाद जो है ना इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद जो है ना आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, जैसे by(x) की निकाली ऐसे ही bxy की वैल्यू निकालेंगे। by(x) और bxy की वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा मतलब जो आपका चेंज होगा वो किस में होगा, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये वाला तो बिल्कुल सेम रहेगा दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। देखिए आप समीशन dx dy समीशन dx dy समीशन dx इंटू समीशन dy समीशन dx इंटू समीशन dy। नीचे जो है यदि x है पीछे यानी कि y ऑन x लिखना है तो x आएगा, यदि अब यहाँ पर x ऑन y है तो यहाँ पर हम y लिखेंगे और वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। इज इट ओके? उसके बाद जो है ना फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि उसने क्या कहा है कि सन की हाइट है पता है आपको और फादर की हाइट है आपको, तो फादर की हाइट पता है, सन की हाइट निकालनी है। फादर की हाइट यानी कि x की वैल्यू आपको पता है, y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर x माइनस एक्स मीन bxy, y माइनस वाई मीन ऐसे करके by(x) और y मीन अब x की वैल्यू पुट करके हम y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ये आपका यहाँ तक का पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट जो है ना वो क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट की जो 3-4 फॉर्मूले हैं, या तो ये या तो ये या तो ये, किसी भी फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है फिर आपका फिफ्थ का बी पार्ट, रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती हैं। रिग्रेशन इक्वेशन आपको पता ही, जिन बच्चों ने रिग्रेशन किया 2 तरह से होती है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। दोनों की वैल्यूज जो है ना यहाँ पर आप एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स को फॉर्मूले के साथ जो है ना पुट करके दिखा दें। ये आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इतना पेपर भी यदि आप सॉल्व कर देते हैं तो आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। मैंने आपका आगे भी सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हुआ है। जिस बच्चे ने प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से की है तो वो आगे वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 किंग्स। Number of kings drawn if 2 cards are drawn without replacement from a pack of cards। ये स्टेटमेंट है आपकी। टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे होते हैं 52, ये सबको पता है। उसके बाद जो है ना हमने क्या करना है, यहाँ पर 52 कार्ड्स हैं, किंग हमारे पास होते हैं 4। वो क्या कहते हैं कि 2 कार्ड रैंडमली ड्रॉ किए जाते हैं। आप बताइए कि उन दोनों कार्ड में से हम यदि कोई भी कार्ड रिप्लेस नहीं करते तो किंग आने की वैल्यू क्या होगी, किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो हमने कार्ड जो है ना विड्रॉ किए, या तो 0 कार्ड किंग होगा, या 1 किंग आएंगे, या 2 किंग आएंगे। ये हमारे पास 3 प्रोबेबिलिटीज हो जाती है, ठीक है ना। अब हम इन तीनों केसेस को अलग अलग स्टडी करेंगे। सबसे पहले केस में हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास किंग है वो 0 है, यानी कि 4c2 वो 48 कार्ड बच गए हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि 4 किंग है ना, 4 माइनस करके 48 52c2 इसकी वैल्यू निकाली तो ये हमारे पास 0 किंग आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.0।
0.85। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 किंग, यानी कि जो हमने कार्ड ड्रॉ किए 48 C1 और 4 C1, इसके साथ इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। फिर 2 किंग्स का मतलब क्या है कि जो हमने 2 कार्ड निकाले दोनों ही 4 में से किंग है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे और इसकी जो है ना वैल्यू पुट करके हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे। ये आज का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया कि जब 0 किंग है तो प्रोबेबिलिटी है 0.85, 1 किंग है तो प्रोबेबिलिटी है ये, और 2 किंग है तो प्रोबेबिलिटी है ये। इस तरीके से आप इसका आंसर निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली जो है ना हम टॉस करते हैं, प्रोबेबिलिटी बतलाओ कि 2 हेड और 1 टेल होंगी। पहले हम सारे केसेस बना लेंगे। नंबर ऑफ केसेस की फॉर्मूला क्या होता है, n का क्यूब, कि यहाँ पर जो है ना हमारे 3 पॉइंट्स हैं तो 3 और उनको 2 की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, तो मतलब 2 फेवरेबल केसेस हो गए या तो हेड या फिर टेल, तो 2 का क्यूब जो है ना 8 आ गया। 8 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे। फिर आपने क्या देखना है कि कौन से ऐसे केसेस है जहाँ पर 2 हेड और 1 टेल है। ये देखिए यहाँ पर 2 हेड कहाँ कहाँ है, हम इसको देखेंगे कि 2 हेड जो है ना वो हमारे आते हैं, एक तो यहाँ पर, ठीक है ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, बस। तो हमारे पास 3 2 हेड आ रहे हैं। टोटल केसेस कितने हैं 8, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.385, ठीक है, इस तरीके 75 0.375। उसके बाद है इफ द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 10 and 20, मतलब कि जो Q1 जो है ना वो आपका 10 है और Q3 जो है ना वो आपका 20 है। आपको मीन और वेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पर जो है ना यानी कि जो Q1 जो है ना वो 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 25% को, और Q3 जो है ना 75% को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें पता है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल, उसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला है Q3 - n = m - Q1। यहाँ से यदि हम इनका इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा Q3 + Q1 / 2। यहाँ से हमारा ये जो है ना मीडियन निकल गया। अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है बेटे कि जो यदि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली है डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहाँ पर मीन मीडियन और मोड सबकी वैल्यू बराबर रहती है। तो यहाँ पर मीन आपका आ जाएगा 15। स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर है, 3/2 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, Q3 - Q1 / 2। यहाँ से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, और इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। ये आपका पूरा पेपर था जो आपका 2022 का था। ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छे से करें और अच्छे मार्क्स लेकर अब जो है ना नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो डाउट जो है ना मेरे साथ शेयर कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे, कौन से चैप्टर है, देखो उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि यदि आप थ्योरी पार्ट के साथ जाना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिकल जो है ना अपना कोरिलेशन और रिग्रेशन इन दोनों का प्रैक्टिकल कर लीजिए बहुत अच्छे से। कोरिलेशन और रिग्रेशन का प्रैक्टिकल, और जो प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली कर लीजिए। और जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट हैं जैसे बायनोमियल है, पॉइसन है, नॉर्मल है, इनकी थ्योरी कर लीजिए। इनमें से एक क्वेश्चन जो है ना वो थ्योरी का आता ही आता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम।